हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप सभी का अपने चैनल बायोलॉजी फन एमके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आपको लेसन पढ़ाया जा रहा था वंशागत का आणविक सिद्धांत। इसमें आपको पढ़ा दिया गया था कि डीएनए क्या है और न्यूक्लिक अम्ल क्या है। डीएनए सिद्ध भी करवा दिया गया था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके बाद आपको डीएनए की रासायनिक संरचना भी पढ़ाई गई, चारगाफ का नियम भी पढ़ाया गया और डीएनए का द्विकुंडल मॉडल भी पढ़ाया गया। अब हम आज पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग कि डीएनए पैकेजिंग क्या है। डीएनए पैकेजिंग क्या है तुम थोड़ा पहले समझते हैं, इसके बाद इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जैसे आप सुन रहे हैं कि डीएनए पैकेजिंग, कहने का मतलब डीएनए को हमको पैक करना है। किसी में डीएनए को क्या करना है? पैक करना है। तो समझना तो बहुत आसान है कि डीएनए को हम पैक कर देंगे, वही डीएनए पैकेजिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं एक फिगर के माध्यम से। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। सॉरी, ये हमारी क्या है? सेल है, मीन्स कोशिका है। क्या है? कोशिका। तो इसका हमने नाम दे दिया, ये हमारी सेल है, कोशिका है। और इस कोशिका के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस। तो इसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्या? तो आप सबको पता है, डीएनए पाया जाता है। और इसी डीएनए को हमको किस प्रकार से इस न्यूक्लियस के अंदर क्या करना है? पैक करना है। किस प्रकार से पैक करना है? तो इस डीएनए को इस न्यूक्लियस के अंदर पैक किया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। इस हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा हम इस डीएनए को इस न्यूक्लियस के अंदर पैक कर सकते हैं। अब जैसे हम मानते हैं, पहले कुछ समझते हैं इसके बारे में कि डीएनए पैकेजिंग है क्या। तो हमने आपको ये बताया कि जो डीएनए है, अब देखते हैं जो डीएनए है तो है क्या चीज़। तो एक चीज़ हमें मानते हैं कि जो मनुष्य की कोशिका होती है, मीन्स जो हमारा मनुष्य है, क्या? मनुष्य। यहाँ पे समझा देते हैं नोट के रूप में यहाँ पे कि जो मनुष्य होता है, मानव, या हम कह सकते हैं मनुष्य। तो मनुष्य बहुकोशिकीय है। मनुष्य क्या है? बहुकोशिकीय है। तो मनुष्य की जो सेल होती है, क्या? सेल। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र। कितने पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम। अब ये मानते हैं कि इतना छोटा सा केंद्रक है। इतना छोटा सा क्या है? केंद्रक। ये जो न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस का जो व्यास यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है 4 से 10 एंगस्ट्राम, या आप कह सकते हैं 4 से 10 मिली माइक्रोन। 4 से 10 मिली माइक्रोन। केंद्रक का जो व्यास होता है वो 4 से 10 मिली माइक्रोन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि केंद्रक बहुत ही छोटा होता है। दूसरी बात ये है कि ये जो 46 गुणसूत्र हैं, क्या? 46 गुणसूत्र,
तो यदि ये 46 गुणसूत्र की हम गणना करें तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि मनुष्य की कोशिका में जो डीएनए होता है वह 2 से 2 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। 2 से 2.2 मीटर क्या होता है, लंबा डीएनए होता है। तो यहाँ पे अब बात को समझिए कि इतना छोटा न्यूक्लियस में जिसका व्यास कितना है, 4 से 10 है, और इस 4 से 10 न्यूक्लियस के अंदर इस 2 या 2.5 मीटर के डीएनए को किस प्रकार से पैक किया जाएगा। तो पैक हो सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यकता होती है हिस्टोन प्रोटीन की। किसकी आवश्यकता होती है, हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब वैज्ञानिक कुछ और भी मान रहे हैं। वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि यदि, ये तो समझाने का भी तरीका चल रहा है कि यदि शरीर की, हम कह सकते हैं कि यदि शरीर की सभी कोशिका से डीएनए को निकाल लिया जाए, किसको, डीएनए को निकाल लिया जाए, डीएनए को क्या कर लें, हम निकाल लें, तो जो डीएनए की लंबाई होती है टोटल, तो वैज्ञानिकों का मानना है टोटल लंबाई हो जाती है 2 × 10⁻12 किलोमीटर। यदि हम मनुष्य की सभी कोशिकाओं से डीएनए को निकाल लें तो ये जो डीएनए होता है बहुत लंबा हो जाता है। कहने का मतलब है यदि हम इसके निकाल लें तो ये डीएनए क्या हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। कुछ इस प्रकार की संरचना डीएनए बन जाती है, बहुत लंबी संरचना बन जाती है। तो इस बहुत से लंबे डीएनए को हमको न्यूक्लियस में क्या करना है, पैक करना है, केंद्रक के अंदर पैक करना है। तो और भी वैज्ञानिक को मानना है कि हमें मान लेते हैं हमारा सूर्य है, क्या है, सूर्य है, मीन्स सन है, इसको आप सूर्य मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, सूर्य। और सूर्य से नीचे ये हमारी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। ये हमारा सन होगा, ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। तो सूर्य से जो पृथ्वी की लंबाई है वह 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है। वैज्ञानिक का ये मानना है कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वह 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है। लेकिन यदि हम अपने शरीर की सभी कोशिकाओं को निकाल लें या कोशिकाओं से डीएनए को बाहर कर लें तो डीएनए की लंबाई हो जाती है 2 × 10⁻12। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने शरीर के डीएनए को इस पृथ्वी से सूर्य तक, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से सूर्य तक सैकड़ों चक्कर लगा सकते हैं। मीन्स कम से कम 100 बार हम क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, फिर भी हमारा डीएनए समाप्त नहीं होता है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी स्पष्ट रूप से। हमने आपको सिर्फ इतना भी बताया है कि हमारा जो शरीर है, उस शरीर के अंदर जो सेल होती है, कोशिका, उसमें न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस का जो व्यास होता है वो 4 से 10 माइक्रोन होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, क्या, डीएनए। तो इस डीएनए की बात करें हम एक सेल की, तो एक सेल में डीएनए की जो लंबाई होती है वो 2 से 2.5 मीटर होती है। और यदि सभी कोशिका से डीएनए को बाहर निकाल लें तो इसकी लंबाई लगभग 2 × 10⁻12 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वह 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है। तो यदि इस डीएनए से अपने शरीर के सभी कोशिका के डीएनए को यदि हम सूर्य से पृथ्वी तक लपेटें तो लगभग हम उसको 100 बार लपेट सकते हैं। कितनी बार लपेट सकते हैं, 100 बार।
अब हम पढ़ते हैं क्या कि डीएनए पैकेजिंग है क्या। डीएनए पैकेजिंग क्या है। डीएनए जो होता है हम यहाँ से लिख सकते हैं डीएनए अति कुंडलित बृहद अणु होता है। डीएनए जो है अति कुंडलित बृहद अणु होता है। इसका मतलब समझो कि जो डीएनए है वह बहुत ही लंबा होता है, मीन्स कुंडलित भी होता है और बहुत ही क्या होता है, लंबा होता है। इसका डीएनए के अंदर डीएनए क्या है, अतिकुंडलित बृहद अणु है जिसका डीएनए के अंदर जिसका न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कुंडलन न्यूक्लियस के अंदर कुंडलन किसके द्वारा होता है, ये आपको समझना है। डीएनए अति कुंडलित बृहद अणु होता है, मीन डीएनए बहुत बड़ा अणु होता है जो कुंडलित होता है और इसका केंद्र के अंदर पैकेजिंग या केंद्र के अंदर पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा कुंडलन कामा पराकुंडलन के द्वारा होता है। इतनी बात समझे, दोबारा समझ सकते हैं कि डीएनए जो है वो बहुत बड़ा अणु है और वो कुंडलित होता है जिसका न्यूक्लियस के अंदर पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से कुंडलन और पराकुंडलन के द्वारा होती है। ठीक है, अब हम बात और समझते हैं उदाहरण के तौर पे। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे जैसे हमें लिखेंगे मनुष्य की जो कोशिका होती है, जैसे मनुष्य की जो सेल है उस सेल में डीएनए की जो लंबाई होती है, डीएनए की जो क्या होती है, लंबाई होती है, वह 2 से 2.2 मीटर होती है। 2 से 2 मीटर होती है। और न्यूक्लियस का व्यास 4 से 10 मिली माइक्रोन होता है। 4 से 10 मिली माइक्रोन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम मनुष्य ले लें तो मनुष्य की जो कोशिका है उसमें डीएनए की लंबाई 2 से 2 मीटर होती है और न्यूक्लियस जो होता है उसका व्यास 4 से 10 मिली माइक्रोन होता है। तो यहाँ पे बात ये हुई कि इतना जो छोटा डीएनए है, इतना जो छोटा केंद्रक है, उसमें इतने बड़े डीएनए को पैक किया जाएगा। इतने बड़े डीएनए को क्या किया जाएगा, पैक किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं किससे पैक किया जाएगा।
तो हम कह सकते हैं इतने बड़े कुंडलित डीएनए को ऐसे कह लें न्यूक्लियस के अंदर, NUCLEUS, न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर डीएनए 2.2 मीटर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा, हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा कुंडलन तथा पराकुंडलन करके त्रिविम संरचना के रूप में, त्रिविम संरचना के रूप में कुंडलित होता है, कुंडलित होता है, जिसे डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। ये समझ में आया होगा। भाई हमने एग्जाम्पल में ले लिया था कि मनुष्य की जो सेल है उसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए की लंबाई 2 से 2.2 मीटर होती है और न्यूक्लियस जो है वो छोटा होता है, कम व्यास वाला होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो 2.2 मीटर डीएनए है यह हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा कुंडलन तथा पराकुंडलन करके त्रिविमीय संरचना के रूप में कुंडलित होता है, जिससे डीएनए पैकेजिंग कहा जाता है। जिससे डीएनए क्या कहा जाता है? पैकेजिंग कहा जाता है। अब हम ये बात मानते हैं कि जो डीएनए पैकेजिंग है तो इस डीएनए पैकेजिंग में हमको दो चीज़ें पढ़नी है कि इस जो डीएनए पैकेजिंग है इसका प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार डीएनए पैकेजिंग होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार डीएनए पैकेजिंग होती है। कहते हैं कि आपको डीएनए पैकेजिंग के बारे में बताया गया। अब आपको ये पढ़ना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए पैकेजिंग किस प्रकार से होता है। तो ये बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि ये कभी पूछा भी नहीं जाता। जब पूछा जाएगा तो यूकैरियोटिक सेल में पूछा जाएगा। तो फिगर के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है। तो पहले आप थोड़ा फिगर बनाते हैं, फिर थ्योरी भी हम लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी से पहले समझ लीजिए। हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। मीन्स डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का, डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक डीएनए प्रोकैरियोटिक जो सेल का होता है इसमें हमें या तो ऐसे डायरेक्ट कह दें कि यहाँ से समाप्त कर दें थोड़ा। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं? जो सेल होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं? सेल मीन्स प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए एक कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। मीन्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए मिलता है वो साइटोप्लाज्म में मिलता है। और किस रूप में मिलता है? तो हम कहेंगे खुली अवस्था में, बिल्कुल खुली अवस्था में।
किस अवस्था में? खुली अवस्था में। इसलिए कह सकते हैं इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है, डीएनए संघनित होकर नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ पराकुंडलन द्वारा न्यूक्लियाइड का निर्माण करता है। न्यूक्लियाइड का निर्माण करता है। इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग हो जाता है। डीएनए पैकेजिंग हो जाती है। ठीक है भैया। अब फिगर के माध्यम से समझते हैं। हमने थ्योरी में आपको सिर्फ इतना बताया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, इनमें जो डीएनए होता है साइटोप्लाज्म में खुली अवस्था में पाया जाता है। और होता फिर क्या है? डीएनए जो है ये संघनित हो जाता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ पराकुंडलन करता है। क्या करता है? पराकुंडलन करता है। पराकुंडलन का मतलब होता है कुंडलन के ऊपर कुंडलन, या सुपर कॉइलिंग कह सकते हो। पराकुंडलन के द्वारा न्यूक्लियाइड का निर्माण करता है। इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हो जाता है? डीएनए पैकेजिंग हो जाता है। यहाँ पे हम फिगर थोड़ा बना देते हैं हल्की से, ताकि आपकी समझ में आ जाए आसानी से। जैसे मान लेते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, या ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था, इसमें जीवाणुओं को रखा गया है। किसको रखा गया है? जीवाणु को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक सेल में किसी को रखा गया है, तो किसको रखा गया है? जीवाणु को रखा गया है। अब जीवाणु है भाई, तो कहने का मतलब ये हुआ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो केंद्रक होता है, जो डीएनए होता है, ये स्पष्ट रूप से ऐसे फैला होता है। तो हमने इसका नाम दे दिया, ये है सेल। ये क्या है? सेल है। और ये हमारा क्या है? ये डीएनए है। क्या है? डीएनए है। डीएनए। और डीएनए के बाद और क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म। तो हमने आपको पढ़ाया क्या? देखिए, हमने आपको ये बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक होता है, जो डीएनए होता है, वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से विकसित नहीं होता है। अब फिर हमने क्या बताया? ये जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, ये बाद में ये जो न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस होता नहीं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल अल्प विकसित होती हैं, जिसके कारण इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में ही केंद्रक पाया जाता है। अब हमने आपको ये बताया कि जो ये केंद्रक है,
एक केंद्रक कुछ समय के बाद संघनित हो जाता है। क्या हो जाता है? संघनित हो जाता है। और पराकुंडलन मीन्स कुंडलन के ऊपर क्या करता है? कुंडलन करता है। कुंडलन के ऊपर कुंडलन मीन्स पराकुंडलन की क्रिया करता है। और पराकुंडलन की क्रिया के द्वारा ये किसका निर्माण कर लेता है? न्यूक्लियाइड का निर्माण करता है। तो ये जो संरचना बनी यहाँ पे नीचे देख लो ए वाली, तो इसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियाइड। क्या देते हैं? न्यूक्लियाइड है। ये हमारी क्या है? न्यूक्लियाइड है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग हो जाती है। अब हमको पढ़ना यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग, तो हमको यहाँ पे पढ़ना है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग किस प्रकार से होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग किस प्रकार से होगा। तो देखिए कैसे होगा यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग के लिए 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। या ऐसे हम प्रारंभ कर सकते हैं, पहले फिगर के माध्यम से कहो बता दें, या थ्योरी के माध्यम से। पहले हम थ्योरी बता देते हैं, फिर फिगर को क्या करते हैं? समझा लेते हैं, या पहले फिगर समझा देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो आपको भी बताया गया है कि यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं, इनमें पहले हिंदी हम थ्योरी बताते हैं, फिर फिगर बताएंगे कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं मीन्स यूकैरियोटिक, कौन सी? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो होता है ये कहाँ मिलेगा? तो यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है, डीएनए ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। और आपको ये भी बताया गया है कि डीएनए की जो लंबाई होती है, डीएनए की क्या होती है? जो लंबाई होती है वो 2 से 2.2 मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। और जो न्यूक्लियस होता है, और क्या? न्यूक्लियस ये बहुत छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। आपको बताया गया यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो होगा वो न्यूक्लियस में होगा, और डीएनए की लंबाई 2.5 मीटर है, फिर भी न्यूक्लियस क्या होता है? छोटा होता है। तो इस न्यूक्लियस में यदि केंद्रक को क्या करना है? पैक करना है, तो हम लिखते हैं न्यूक्लियस में 2.5 मीटर या 2.2 मीटर डीएनए को पैक करने के लिए, किसके लिए? पैक करने के लिए, पैक करने के लिए 5 प्रकार के, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब इन हिस्टोन प्रोटीन का नाम भैया कभी मत भूलना। 5 प्रकार के आपको मिलेंगे हिस्टोन प्रोटीन। अब 5 प्रकार के हैं कौन कौन से? तो पहला देखिए, पहला है जिसका नाम है H1। क्या? H1। दूसरा जो है उसका नाम होता है H2A। H2A। जो तीसरा हिस्टोन प्रोटीन होता है उसका नाम होता है H2B।
और जो चौथा है उसका नाम है H3 और जो पांचवा है उसका नाम है H4। क्या है? H4। तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग के लिए ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन है। पहला है H1, दूसरा है H2A, तीसरा है H2B और चौथा है H3 और पांचवा है H4। तो इन हिस्टोन प्रोटीन की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहाँ पे फिर हम बताते हैं आपको। देखिए अब कैसे होगा क्या। तो जो डीएनए होता है, पहले हम डीएनए से प्रारंभ करते हैं। जो डीएनए होता है तो डीएनए अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। डीएनए अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, जिसके कारण इस पर ऋणावेश, इसके कारण इस पे ऋणावेश मीन्स माइनस आवेश होता है। ऋणावेश क्या होता है? आवेश होता है। ऋणावेश क्या होगा? आवेश होगा। डीएनए को हमने बताया डीएनए अम्लीय होता है, जिसके कारण इस पर ऋणावेश आवेश होता है। तथा देखिए, तथा आपको याद रखना है जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन ये क्षारीय होती है। क्या भैया होती है? क्षारीय। जिसके कारण क्षारीय होती हैं, जिसके कारण ए धनावेशित या जिसके कारण ये धनावेश आवेश होता है या धनावेशित होती है, जिसके कारण क्या होता है? धनावेशित होती है। धनावेशित मीन्स प्लस, धनावेशित होती है। अब आपको पता होगा कि प्लस प्लस यदि होंगे तो प्रतिकर्षित होंगे और प्लस माइनस है तो क्या होगा? आकर्षित होगा। इतना आपको समझ में आया होगा। हमने आपको दुआ सुन लीजिए कि यूकैरियोटिक सेल में 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। इसी के कारण डीएनए की बाइंडिंग होती है। डीएनए अम्लीय होता है, जिसके कारण इस पर ऋणावेश मीन्स माइनस का चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्षारीय होती है, जिसके कारण इस पर प्लस मीन्स धनावेशी चार्ज होता है। अब देखिए, जो ये इस प्रोटीन को अभी आप भूल जाइए कुछ समय के लिए। H1 को क्या करिए? भूल जाइए। ये जो H2 है और देखिए H2A कामा H2B कामा H3 कामा H4 ये जो 4 प्रकार की प्रोटीन है, ये जो 4 प्रकार की क्या है प्रोटीन, ये जो 4 प्रकार की प्रोटीन, 4 प्रकार की प्रोटीन। अब ये तो पता है हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये 4 प्रकार की जो प्रोटीन होती हैं, 4 प्रकार की प्रोटीन के दो दो अणु आपस में मिल जाते हैं या आपस में मिलकर अष्टक या ऑक्टोमर, क्या ऑक्टोमर बनाते हैं। अष्टक या क्या बनाते हैं? ऑक्टोमर बनाते हैं, जिसे न्यूक्लियोकोर कहा जाता है। पढ़ते रहना, समझते रहना। जिसे न्यूक्लियोकोर
कोर कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियो कोर कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियो कोर। मीन्स ये जो हिस्टोन प्रोटीन के चार हैं, H2A, H2B, H3 और H4, ये चार प्रकार की जो हिस्टोन प्रोटीन हैं, इनके दो दो अणु जब आपस में मिलते हैं तो एक अष्टक या ऑक्टामर का निर्माण होता है, जिसे न्यूक्लियो कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो कोर। अब थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि दिखाई पड़े। हम लिखते हैं जब अष्टक का निर्माण होता है, जब चारों हिस्टोन प्रोटीन, जब चारों हिस्टोन साइड में करते हैं प्रोटीन अष्टक का निर्माण करती हैं, अष्टक का निर्माण करती हैं, तो अष्टक का निर्माण करती हैं तो होता क्या है? तो जो धनावेशित डीएनए होता है, सॉरी जो ऋणावेश, जो ऋणावेश, जो ऋणावेश आवेश का, जो ऋणावेश आवेश का डीएनए होता है, जो ऋणावेश का क्या होता है? डीएनए होता है, वह धनावेशित, वह धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन पर वंशही 3/4 भाग लिपट जाता है। क्या हो जाता है? लिपट जाता है और एक मणिकाबद्ध संरचना बन जाती है। मणिकाबद्ध संरचना का निर्माण होता है। मणिकाबद्ध संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोसोम शब्द है किसने दिया था? तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसोम शब्द ब्रैडबरी वैज्ञानिक ने दिया था। ब्रैडबरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब इसके आगे हमको क्या पढ़ना है? देखिए, अब ये जो मणिकाबद्ध संरचना बनी, कौन सी? मणिकाबद्ध। तो इसी के आगे हम लिखते चले जाएंगे, जो मणिकाबद्ध संरचना है, मणिकाबद्ध संरचना पर कुंडलन के द्वारा
कुंडलन के द्वारा मणिकाबद्ध संरचना के कुंडलन के द्वारा सोलेनाइड बनता है। सोलेनाइड बनता है। सोलेनाइड बनता है। और फिर कुंडलन होने पर क्रोमेटिन तंतु बनते हैं। क्रोमेटिन तंतु बनते हैं। क्रोमेटिन तंतु बनते हैं और क्रोमेटिन तंतु फिर कुंडलित होते हैं। क्रोमेटिन तंतु पर कुंडलन होने पर क्रोमेटिड्स बनते हैं। क्रोमेटिड का निर्माण होता है। क्रोमेटिड का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। ठीक, अब देखिए ये जो क्रोमेटिड का निर्माण हुआ, अब क्रोमेटिड जो होते हैं ये संघनित हो जाते हैं। क्रोमेटिड संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अगली एक चीज भी रह गई, एक प्रोटीन आपने छोड़ा, H1 प्रोटीन। क्या H1 प्रोटीन? कि H1 प्रोटीन क्या है? तो हम कह सकते हैं वह DNA, या ऐसे कह लो गुणसूत्र बनते हैं। और दूसरी बात है जो H1 प्रोटीन है, क्या H1 प्रोटीन, तो जो DNA या वह DNA जो दो न्यूक्लियोटाइड को, वह DNA जो दो न्यूक्लियोसोम को, वह DNA जो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ता है। आपस में क्या करता है? जोड़ता है। आपस में जोड़ता है, उसे लिंकर DNA कहा जाता है। उसे लिंकर DNA कहा जाता है। उसे लिंकर DNA कहा जाता है। इसे लिंकर DNA के निर्माण में H1 हिस्टोन प्रोटीन सहायक होती है। H1 हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? सहायक होती है। प्रोटीन सहायक होती है। तो ये आप थ्योरी समझे। अभी क्या समझे? थ्योरी। आप एकदम से समझ लीजिए कि हिस्टोन प्रोटीन का क्या राज है। तो देखिए हमने बनाया है कि ये जो भाग है ये वाला, इसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। और जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्या है? क्षारीय है। ये क्या है? क्षारीय। तो क्षारीय होने के कारण चार्ज कैसा इस पर है? धनात्मक।
धनात्मक मीन्स प्लस का, किसका है, प्लस का है। ठीक, अब हमने आपको ये पढ़ाया था कि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है। और हमने कहा था कि 4 प्रकार की प्रोटीन, क्या 4 प्रकार की, एक तो नाम बताया था H2A, और एक बताया था H2B, और एक बताया था H3, और एक बताया था आपको H4। ये जो 4 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, इन चारों प्रकार के प्रोटीन के दो दो अणु, 4 प्रकार के प्रोटीन के कितने, दो दो अणु, दो दो अणु आपस में मिल जाते हैं। तो ये 4 प्रकार की प्रोटीन H1 है, H1 है, H2B है, H2B है, H3 है, H3 है, H4 कहने का मतलब इन H2A के 2 अणु हो गए, H2B के 2 अणु हो गए, H3 के 2 अणु हो गए, H4 के 2 अणु। तो इस प्रकार से इन हिस्टोन प्रोटीन के 4 जो अणु हैं, ये 2 अणु बना करके एक अष्टक का क्या करते हैं, निर्माण, मीन्स एक 8 गोलों का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। उसी गोलों को कहा जाता है ऑक्टामर कहा जाता है। तो ये पूरी संरचना क्या है, ऑक्टामर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो 8 चेम्बर आप बना के रखे हैं पूरे, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक, तो इसको आप ऑक्टामर कहोगे। क्या कहोगे, ऑक्टामर। ऑक्टामर, ठीक, ये आपका ऑक्टामर हो गया। अब बात आती है डीएनए की, किसकी बात आती है, डीएनए की आती है। तो हमने आपको ये बताया था कि जो डीएनए होता है, तो डीएनए अम्लीय होता है। डीएनए कैसा होता है, अम्लीय। हमने लिख के भी बताया था कि डीएनए जो है वो अम्लीय है। क्या है, अम्लीय। और अम्लीय होने के कारण इस पे चार्ज कैसा हमने बताया था, तो बताया था ऋणात्मक रहेगा। कैसा रहेगा, ऋणात्मक चार्ज रहेगा, मीन्स माइनस का रहेगा। तो अब हिस्टोन प्रोटीन कैसी है, धनात्मक है। तो इस हिस्टोन प्रोटीन पर डीएनए आके क्या हो जाएगा, कुंडलित करेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम बनाते हैं कि ये हमारा क्या है, डीएनए है। तो डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन पर कुछ इस प्रकार के आकर के क्या करता है, कुंडलन करता है। ऐसे डीएनए जो होता है इस प्रकार से आकर के हिस्टोन प्रोटीन पर क्या करेगा, कुंडलन करेगा, ऐसे करके। ठीक है, इस प्रकार से डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से क्या करता है, कुंडलन करता है, ऐसे। ठीक, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, लिख भी हम देते हैं। ये जो हमारा है ये क्या है, डीएनए है। क्या है, डीएनए। और डीएनए हमने आपको बताया कैसा है, तो ये ऋणावेशित है। क्या है, ऋणावेशित, सॉरी, हाँ ऋणावेशित है, मीन्स इस पे चार्ज जो होगा कैसा होगा, माइनस का होगा। कैसा, माइनस का। हिस्टोन प्रोटीन प्लस है और डीएनए क्या है, माइनस चार्ज वाला है। तो प्लस और माइनस एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये जो अष्टक बना, मीन्स 4 प्रोटीन के 2 अणु मिले तो अष्टक का निर्माण हुआ। उसको हमने क्या बोल दिया, ऑक्टामर कह दिया। और इस धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन से जो डीएनए होता है वह कुंडलित करता है। अब डीएनए का कितना भाग कुंडलित करेगा, तो हमने उसमें बता दिया था 1/3/4 भाग, जिसको हम 1/4 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1/4 भी कह सकते हैं। अब ये जो संरचना आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस संरचना को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। ठीक, एक और चीज पूछी जाती है
कि जो न्यूक्लियोसोम होता है इसमें कितने युगल क्षार होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि न्यूक्लियोसोम होगा इसमें 200 युगल क्षार होंगे। कितने होंगे? 200 युगल क्षार होते हैं। अब आपको एक प्रोटीन भी आपकी बाकी है, उस प्रोटीन का नाम है H1 प्रोटीन। तो कहने का मतलब ए भाग ए, और यहाँ से हमने एक और किसको जोड़ दिया? न्यूक्लियोसोम को जोड़ दिया। एक और न्यूक्लियोसोम को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये जो भाग है ये वाला, ये हमारा है लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए, और लिंकर डीएनए को बना कौन रहा है? तो बना रहा है H1 हिस्टोन प्रोटीन। कौन बना रहा है? H1 हिस्टोन प्रोटीन। H1 हम लिख भी देते हैं, H1 हिस्टोन प्रोटीन। H1 हिस्टोन प्रोटीन बना रही है। तो हमने भी आपको पढ़ाया भी था कि डीएनए का वह भाग जो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है? लिंकर डीएनए कहा जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि लिंकर डीएनए किसे कहते हैं और लिंकर डीएनए का निर्माण किस हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। तो लिंकर डीएनए कहा जाता है वह डीएनए जो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ता है, उसको लिंकर डीएनए कहते हैं। और लिंकर डीएनए में सहायता कौन करता है? H1 हिस्टोन प्रोटीन। अब एक चीज और हम पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था, इस साइड में पढ़ते हैं, हमें सबसे पहले एक चीज ये पढ़ी थी कि डीएनए, क्या? डीएनए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारा क्या है? डीएनए। डीएनए, ठीक। डीएनए में से जब कुंडलन हुआ, डीएनए से क्या हुआ? कुंडलन। मीन डीएनए पे जब क्या हुआ? कुंडलन, तो बना न्यूक्लियोसोम बना। क्या बना? न्यूक्लियोसोम बना। तो ये चीज बन गई न्यूक्लियोसोम। अब इस न्यूक्लियोसोम पर जब पुनः कुंडलन होगा, इस न्यूक्लियोसोम पर क्या होगा? जब पुनः कुंडलन होगा तो बन जाएगा सोलेनाइड। क्या बनेगा? सोलेनाइड बन जाएगा। अब इस सोलेनाइड जो है, इस सोलेनाइड पे फिर जब पुनः कुंडलन होगा, फिर जब क्या होगा? पुनः कुंडलन होगा तो बन जाएगा क्रोमेटिन तंतु। क्रोमेटिन तंतु बनेगा। क्या बनेगा? क्रोमेटिन तंतु। और इस जब क्रोमेटिन तंतु पर फिर पुनः कुंडलन होगा, क्या होगा? फिर पुनः कुंडलन होगा तो बन जाएगा क्रोमेटिड्स। क्या बनेगा? क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स बन जाएगा। अब एक क्रोमेटिड्स जब बना तो क्रोमेटिड्स जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर संघनित हो जाता है। मान के चलिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में क्रोमेटिड्स जब होते हैं तो संघनित हो जाते हैं। तो संघनित होकर के गुणसूत्र का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा गुणसूत्र। ओके, यही हमारा पैकेजिंग है। क्या है? डीएनए पैकेजिंग। अब जैसे आपसे ये कोई पूछे कि जो डीएनए है तो डीएनए का व्यास कितना है? तो डीएनए का व्यास होगा 2 नैनोमीटर, ठीक। न्यूक्लियोसोम का कितना होगा? तो होगा 10। क्या होगा? 10 होगा। सोलेनाइड का कितना होगा? 30 होगा। क्रोमेटिन्स का कितना होगा? 300 होगा। और क्रोमेटिड्स का कितना होगा? तो क्रोमेटिड्स का हो जाता है 700। कितना हो जाता है? 700। और जो क्रोम गुणसूत्र हैं इसका हो जाता है 7 दूनी 14। कितना? 7 दूनी 14 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? समाप्त होता है।